हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस क्लास में हम लोग विधान सभा का अध्ययन करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। विधान सभा का जो उल्लेख है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है। इसमें इसका उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, ऐसा बात कहा गया है। फिर से अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है, तो यह अधिकार संसद को प्रदान किया गया है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व यदि किसी राज्य में विधान परिषद है उसको समाप्त करने का जो अधिकार है वह संसद को प्रदान किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद है। बाकी सभी अन्य राज्यों में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद होता है, अन्यथा बाकी सभी जगह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इस तरह से देखते हैं कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा और संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 500 है और न्यूनतम संख्या कितनी है, 60 निर्धारित की गई है। अगर ये किसी भी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 मैक्सिमम और 60 न्यूनतम होगी, इससे न तो अधिक हो सकती है और न ही 60 से कम हो सकती है। इस प्रकार भी इस जो मानक का निर्धारण किया गया है, हमारे देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है और गोवा है, जो इस नियम के अपवाद कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो 60 न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है उसके अनुसार यह इसका पालन नहीं कर पाते हैं, अर्थात इसमें 60 से भी कम सदस्य संख्या पाई जाती है। यहाँ देखते हैं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के विधेयक के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अर्थात 84वें संविधान संशोधन 2002 में ही यह निर्धारित किया गया है कि 2026 तक किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य के विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद से देखते हैं मतदाताओं की योग्यता, अर्थात जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाता होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है कि 18 वर्ष की जो आयु है वह क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ वह मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, या वह मतदाता जो मतदान करने वाला व्यक्ति है अर्थात वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और 5वां योग्यता है मतदान से वंचित न किया गया हो, अर्थात अगर किसी न्यायालय के द्वारा उसको मतदान से वंचित किया गया है तो ऐसा व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ जो सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो विधानसभा के सदस्यों के लिए पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया अथवा अपराधी नहीं होना चाहिए, उसमें वे सभी योग्यताएं हों जो संसद ने कानून के द्वारा क्या किया है, निश्चित की गई है। तो इस तरह से विधानसभा के सदस्यों की योग्यता हो गई। इसके बाद से देखते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है। अमूमन व्यवहार में विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षीय होता है। राज्यपाल परिस्थितिवश इसे 5 वर्ष की अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। ऐसा विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संकट काल में संसद इस अवधि को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा भी सकता है और यह घोषणा समाप्त होने के बाद इसे 6 माह से अधिक भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो विधानसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और 5 वर्ष से पहले भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। इसके बाद से देखते हैं कि विधानसभा के सदस्यों का अंत कैसे होगा, अर्थात अगर कोई भी सदस्य विधानसभा का सदस्य है तो उसकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है।
पहला कंडीशन है कि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसको किसी न किसी एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। दूसरा है कि संसद सदन की बैठक में बिना आज्ञा के लगातार यदि 60 दिनों तक वह अनुपस्थित रह रहा है तो विधानसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है निर्वाचित होने के बाद योग्यता का यदि वह पालन नहीं करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता का होना जरूरी है, और उन योग्यताओं में से अगर वह किसी योग्यता का पालन नहीं कर रहा है तो निर्वाचित होने के बाद भी उसका पद, उसका जो सदस्यता है विधानसभा की क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। इसके बाद से देखते हैं गणपूर्ति कोरम क्या होता है। अर्थात कोरम का तात्पर्य यह है कि विधानसभा की बैठक के लिए एक निश्चित संख्या का होना जरूरी होता है, और वह अगर निश्चित संख्या विधानसभा की बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो वह विधानसभा की बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि विधानसभा की बैठक तभी संपन्न समझी जाएगी जब इसमें निश्चित संख्या की उपस्थिति हो, अन्यथा बैठक स्थगित कर दी जाती है। जिस विधानसभा की बैठक में 10 सदस्य या समस्त संख्या का 1/10 भाग जो भी इसमें से अधिक होता है उपस्थित न हो तो वह वैध बैठक नहीं समझी जाती है और उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। तो इसलिए जो कोरम है वह 10 न्यूनतम या फिर समस्त संख्या का 1/10 जो भी अधिक होगा वह होना क्या है, जरूरी है, तभी सदन की बैठक होती है। इसके बाद से देखते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के मुख्य रूप से कार्य क्या होते हैं। विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने हेतु विधानसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अर्थात विधानसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को जो कि विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। सदन में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सदस्यों को अगर भाषण देनी है तो उसको विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है, अर्थात सदस्यों को भाषण की अनुमति देना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय भी विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके बाद से अगर विधानसभा में किसी प्रकार के मतदान हो रहे हैं और मत बराबर होने के बाद से विधानसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत अर्थात कास्टिंग वोट देने का भी क्या है, अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से विधानसभा का अध्यक्ष के कार्य हो गए। इसके बाद से देखते हैं कि विधानसभा की शक्तियां कौन कौन सी हैं, विधानसभा को किस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। पहला शक्ति है विधायी शक्ति, जिसको हम व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति भी कहते हैं। अर्थात कानून बनाने के क्षेत्र में विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली सदन है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के अधिकार विधानसभा को प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। परंतु इनके द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून में अगर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है और विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद केवल 6 माह तक ही अपने पास विचार के लिए रख सकती है। तो इस तरह से विधानसभा को विधायी क्षेत्र में भी तमाम शक्तियां प्रदान की गई हैं। दूसरा है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। विधानसभा का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होता है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को अपदस्थ भी कर सकता है और इसके अतिरिक्त विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा निंदा प्रस्ताव रखकर तथा सरकारी नीति की आलोचना करके मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका के क्षेत्र में भी विधान परिषद को शक्तियां प्रदान की गई हैं। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। विधानसभा का धन पर नियंत्रण एक अविवादास्पद तथ्य है। कोई भी वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और विधान परिषद में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विधानसभा द्वारा पारित हो जाने के पश्चात उसे विधान परिषद को उसी की सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और विधान परिषद अपनी सिफारिशों के साथ वित्तीय विधेयकों को 14 दिन की अवधि में विधानसभा को लौटाने के लिए बाध्य होती है। विधानसभा को विधान परिषद की सिफारिशों को मानने या न मानने की शक्ति प्राप्त होती है और यदि 14 दिन की निर्धारित अवधि में विधान परिषद वित्त विधेयक को विधानसभा को नहीं लौटाती है तो उक्त विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो इस तरह से अर्थात वित्तीय क्षेत्र में विधानसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग विधानसभा से संबंधित संपूर्ण अध्ययन को जो है कि देखा गया। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।